वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 24 जून 2020 है और दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करेंगे जेम्स लवलॉक, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, शायद आप इनके बारे में ना जानते हो। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जेम्स लवलॉक का जिक्र किया गया है। तो उनका एक कोट है, सैडली इट्स मच ईजियर टू क्रिएट ए डेजर्ट देन ए फॉरेस्ट। एक डेजर्ट को क्रिएट करना जो है वो बहुत ही ईजी है कंपेयर टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्रिएट करना जो है वो नेचर का काम है। हम यहाँ वहाँ थोड़े पौधे लगा देते हैं, प्लांट्स लगा देते हैं, एंड वी थिंक दैट वी आर मेकिंग दिस वर्ल्ड बिट ग्रीनर। ओके, ठीक है। सिटी एरिया में अगर हम अर्बन फॉरेस्ट पैदा कर सकते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, वी शुड डू इट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिटीज़ और टाउन्स और एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने के लिए हम जो जंगलों को बर्बाद करते हैं, वो चीज़ एक दिन, आज नहीं तो कल, एक ऐसा दिन आएगा जब हमें इतना अफसोस होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि उस टाइम पर कोई यू टर्न पॉसिबल नहीं होगा। विद दिस डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। यह स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स बोथ प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। दूसरा जो आर्टिकल है डाउनिंग द शटर्स, ये H1B वीज़ा के ऊपर है, द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर। और लास्ट में क्रॉप ऑफ आयरोनीज, कितना पैराडॉक्स है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में बात करेंगे। किसानों के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में न्यूज़ आइटम्स को देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो एक इमेज है ये है सुजाता बिरावन की। और मैडम जो हैं एक साइंटिस्ट हैं। उनके आर्टिकल्स आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स वो लिखते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है उनके आर्टिकल्स, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल होते हैं, काफ़ी साइंटिफिक होते हैं और इसी के साथ साथ इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है। एंड दिस इज़ मीन्स एक आर्टिकल जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में जो लिखा गया आर्टिकल है वो उतना अच्छा नहीं होता है, चाहे उसमें कितनी भी गहराई क्यों ना हो। समझने वाला जो है वो समझेगा ही नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट आर्टिकल वो है जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ आप कुछ चीज़ को लिखें और कोई भी उसको पढ़े। उसकी बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास है या नहीं है, लेकिन उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली ए स्मॉल एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने एक इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं एज यू नो, तो उसका जो भी थोड़ा बहुत 1-2% एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि ऐसे कुछ राइटर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। आपको भी जब भी इनका कोई आर्टिकल पढ़ने को मिले तो मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। बेसिकली हम इसको जनरली स्पीकिंग हम इसको कवर कर ही लेंगे हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। तो डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 जो है उसने सारी चीज़ों के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट डाला है। कोविड-19 की वजह से हुआ लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारे लोग, ख़ास करके हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा काम, हमारा ट्रैवलिंग, सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। कोविड-19 की वजह से दुनिया में एक नई क्रांति भी हमें देखने को मिली है। लोग जो हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में सोचने लगे हैं और ग्रीन इकोनॉमी जो है इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने लगी है। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि ये जो कोविड-19 है वो बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज़, जूनोटिक यानी कि एनिमल्स में वो जो डिजीज़ होते हैं वो एनिमल वर्ल्ड में है तब तक ठीक है, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में जब वो एंटर करते हैं तब वो इस प्रकार की एक तबाही मचा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जूनोटिक डिजीज़ हैं। तो अब ये जूनोटिक डिजीज़ जो हैं वो हमारे लाइफ में एंटर करने लगे हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, राइट, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन आपको पता होगा इसके बारे में।
तो ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बीच में कुछ ऐसी स्पीसीज थी, मैं बहुत ही रफ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको चीज़ें समझ आए। रफ इन द सेंस, रफ का मतलब बुरा नहीं है, रफ का मतलब है बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज, एक सामान्य आदमी को भी समझ में आ जाए ऐसे एग्जांपल्स। तो मान लीजिए ये ह्यूमन वर्ल्ड है हमारा, ये जोनोटिक डिजीज़ का वर्ल्ड है, एनिमल वर्ल्ड है, और बीच में कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं, राइट, कि ये जो एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे की फूड चेन है, तो यहाँ पर सारी उनकी गेम जो है वो चलती रहती है। लेकिन जब ह्यूमन बींग्स इसमें एंटर करके किसी एक एनिमल को खाने लगते हैं, तब वो जो वायरस हैं, बैक्टीरिया एक्सेट्रा जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड में भी एंटर हो जाते हैं। तो ये जो हुआ है इसके पीछे भी मेन रीज़न ये है कि जंगल्स जो हैं वो तबाह कर दिए, तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनका इंटरेक्शन होने लगा दूसरे ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ, और वो डोमेस्टिक एनिमल्स को कंज्यूम करना या फिर उनका दूध पीना एक्सेट्रा जो भी हैं, तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं या फिर कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अब लोग जो हैं वो ज़्यादा सोच रहे हैं। और एक दुखद बात ये भी है कि आने वाले होपफुली 15 या फिर 15-18 महीनों में, लेट्स से 2 सालों के अंदर, कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन हमें मिल जाएगी, कोई तो इसकी दवाई जो है वो हमें मिल जाएगी। और जब इसकी दवाई मिल जाएगी उसके बाद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस को भी भूल जाएंगे, जो क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी बातें अभी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भूल जाएंगी, और नॉर्मल जो हमारा काम है, राइट, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल जो एक ओवरऑल अगर आप देखें तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, राइट। एक एक व्यक्ति जो है एक बड़ा मशीन है। आप कहीं पर अगर ट्रैवलिंग करें तो आप देखिएगा कि आप कितनी सारी चीज़ें हम कैरी करते हैं, राइट, अननेसेसरी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। फिर यहाँ का कचरा जो है वो हम किसी और जगह पर ले जाते हैं, वहाँ पर हम प्लास्टिक बैग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ें किसी और जगह जाती है। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें जितना ट्रैवलिंग, जितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वी आर बेसिकली पूरी दुनिया में अब हर जगह पर हमारी जो ये करतूतें हैं उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, आई थिंक कुछ हफ्तों पहले की बात है, कि आर्टिक सी जो है, तो आर्टिक सी का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो मेल्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हम एमिट करने लगे हैं। ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है, राइट, लेकिन अच्छी बात है ग्रीन इकोनॉमी, अगर हम सारी चीज़ें सोलार कर दें तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। अच्छी बात है कि हम ऑयल और फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन व्हीकल्स होना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेकर आप निकलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो रुक जाएगा, या फिर हम बर्बादी जो हम कर रहे हैं इस प्लैनेट की वो हम बंद कर देंगे या फिर बंद हो जाएगी। नो, ये तब बंद होगा जब हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो डीप रूटेड हमारी हैबिट्स हैं, जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक चीज़ें जो हैं वो बदलेगी नहीं। आप कितने भी पौधे लगा लें, हम देखते हैं ना कि कई लोग जो हैं वो 1000, 2000, 50,000 जितने प्लांट्स पूरे अपने जीवन में अलग अलग जगहों पर वो ट्रीज़ जो हैं उनको उगाते हैं। हेड्स ऑफ टू दोज पीपल, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। लेकिन इस दुनिया में ऑप्टिमिस्टिक कम और पेसिमिस्टिक लोग ज़्यादा हैं, राइट, वो बर्बादी करते हैं चीज़ों की विदाउट थिंकिंग। तो ये विदाउट थिंकिंग मीन्स उनको क्यों समझ में नहीं आता है? उनको इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, उस एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है, राइट। दिस इज़ द मेन कोर ऑफ दिस आर्टिकल, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें इस प्रकार से चेंज करना होगा, ग्रास रूट लेवल से चेंज करना होगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर यानी कि आज दुनिया की क्या सिचुएशन है, जनरली स्पीकिंग हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ आपको हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। आप पूछेंगे तो हिस्ट्री में क्या जियोग्राफी पढ़ें? ऑफ कोर्स यस, जियोग्राफी भी हमें हिस्ट्री के साथ साथ पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। कुछ दिनों पहले मैं आपसे बात कर रहा था पढ़ाई के बारे में, इज़न्ट इट, कि आपको कैसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए, पर्टिकुलरली जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए, आई डोंट ब्लेम यू गाइस, आई ब्लेम एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया गया है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ हिस्ट्री है, डेट्स, राइट। ज़्यादातर मीन्स मास्टर्स जिन्होंने ख़त्म कर लिया है, आप उनको पूछेंगे, अगर आप इंटरव्यू ले 25 ऐसे लोगों का इंटरव्यू लीजिएगा जब भी आपको वक्त मिले, जिन्होंने
मास्टर्स ख़त्म किया है, हिस्ट्री में नहीं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में ऑफ कोर्स, उनको पूछेगा हिस्ट्री जो है वो, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ने को मिलता है, दे विल टेल यू फ्यू थिंग्स। हिस्ट्री में डेट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, वॉर्स हैं, यही सारी चीज़ें हिस्ट्री हैं। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंज इज़ वेल। जो बदलाव हुए दुनिया में वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, चाहे वो क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ बदलाव हो, चाहे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ बदलाव हो। जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज है? नो, जियोग्राफी में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अलग अलग एंगल से अगर आप देखें तो कुछ हमारे ऐसे धर्म हैं, रिलीजियन हैं, तो उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, उनका जो जो भी खाने पीने की उनकी डाइट जो है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। इकोनॉमी भी उसी का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो व्हाट वी नीड नाउ, हमें ऐसा चाहिए एजुकेशन सिस्टम जो होलिस्टिक हो, जो इंटरडिसिप्लिनरी हो। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि जियोग्राफी में आप कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसका हिस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है, उसका इकोनॉमी के साथ क्या कनेक्शन है, उसका केमिस्ट्री के का, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना। हिस्ट्री जो है जिसमें सिर्फ वॉर्स और विक्ट्रीज और ये सारी चीज़ें होती है, तो अब इसमें इकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हुआ है वो भी हमें ऐड करने चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ने जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रेलवे के बारे में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ हम पढ़ते हैं कि जब रेलवे की एक्सपांड किया जा रहा था तो ब्रिटिश जो हैं वो रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे देश के जो भी रिसोर्सेस हैं तो उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ करने या फिर उनको यूज़ करने के लिए उन्होंने ये रेल की पटरियाँ जो है वो बिठाई। इसी के साथ साथ फिर मिलिट्री पावर को भी एक्सपांड उन्होंने किया। क्या हमने ये प्रश्न पूछा कि इनके लिए कितने जंगल्स जो हैं उनको तबाह किया? उनकी जो ट्रेन है वो लकड़ियों से और इन सारी चीज़ों से चल रही थी, तो उसकी वजह से हमारे देश के कितने जंगल जो हैं वो बर्बाद हो गए। जब आप जंगल को बर्बाद कर रहे थे तो उस टाइम पर जो ट्राइबल लोग थे उनकी हालत क्या हुई होगी, हमारा जो फॉरेस्ट है उनकी हालत क्या हुई होगी। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो तबाह हो गई, उसके बारे में हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ने को मिलता है। तो ये एक इंटरकनेक्टेडनेस जो है, एक होलिस्टिक अप्रोच। मैंने यहाँ पर एक इमेज भी रखी है आपके लिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप इस जो मकड़ी का जाला है, कॉबवेब है, उसके साथ जोड़ सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, लैंग्वेज, कल्चर एक्सेट्रा, राइट। आप किसी एक चीज़ को टच करेंगे तो सारा जो कॉबवेब है वो हिलने लगेगा। आप हिस्ट्री की कोई एक चीज़ पढ़ेंगे, आप इकोनॉमी को इग्नोर ही नहीं कर सकते, आप जियोग्राफी को इग्नोर ही नहीं कर सकते। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर ऐसी एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप करें जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखने पर, सोचने पर एक ट्रिगर किया जाए, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, जियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग, वो और ज़्यादा डेवलप होगी। सिटीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि हमारे देश में 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, तो ये मेट्रो सिटीज़ कैसे पैदा हुए? वहाँ पर पहले क्या था? क्या वहाँ पर जंगल थे? अगर जंगल थे तो उन जंगलों में कौन से स्पीसीज़ आपको देखने को मिलते थे? टाइगर की स्पीसीज़, एक टाइगर जो हैं उनकी उनकी तादाद जो हैं, उनका टोटल जो एक पॉपुलेशन है वो कुछ लाखों में थी। कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि, नॉट पढ़ रहा था लेकिन मैंने आई थिंक डिस्कवरी या ऐसे कुछ चैनल में ही देखा था, लेकिन आई रिमेंबर द फैक्ट कि ह्यूमन बींग्स के बाद इस दुनिया में दूसरे किसी मैमल की सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन थी तो वो थी लायंस की, शेरों की। आज देखिए हमारे देश में सिर्फ एक छोटा सा पॉकेट है जहाँ पर आपको लायंस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं हम पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री की पढ़ाई जो है उसमें नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, वाटर साइकिल्स को पढ़ाया जा सकता है। बेसिक वहाँ से इसकी शुरुआत हो सकती है ताकि हमें बायोस्फीयर के बारे में पता चले, रॉक और मिनरल की साइकिल्स के बारे में पता चले और इसकी इम्पैक्ट क्लाइमेट के ऊपर क्या हो रही है उसको हम देख सकें, एनालाइज कर सकें। तो होलिज्म जो है, होलिस्टिक या फिर होलिज्म जो है, उसको हमें इंट्रोड्यूस करना हमारी एजुकेशन सिस्टम में। और बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी। अनलर्न यानी कि बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, नई चीज़ें, नए चैलेंजेस को उठाना पड़ेगा, नए तरीके हमें सीखने पड़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं। तो इस आर्टिकल में कुछ किताबों का नाम लिखा गया है। एक अनरूली वोटर्स हैं, एक इंडिका है, एक ग्रेट डिरेंजमेंट है। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जहाँ पर हमें इस प्रकार का कनेक्शन देखने को मिलता है। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। ऑफ कोर्स मैंने ये किताबें पढ़ी नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जो बुक्स यहाँ पर जो मेंशन है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड
दिस बुक्स फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इनको रीड करेंगे। जेम्स लवलॉक जो हैं उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जेम्स लवलॉक की। इसको कहते हैं गाया हाइपोथेसिस। गाया जो है वो एक ग्रीक गॉडेस का नाम है, तो उसी नाम से उन्होंने ये गाया हाइपोथेसिस दिया है। तो गाया हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि जो अर्थ, ज़मीन, फिर जैसे एक एंशियंट हिंदू संस्कृति में जो है कि 5 तत्व, जिसमें फायर हैं, एयर हैं, राइट, अर्थ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अलग तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट जब एक दूसरे के साथ करती हैं, तब जाकर जीवन पैदा हुआ है हमारी पृथ्वी के ऊपर। ये उनकी पूरी एक स्टडी है जेम्स लवलॉक की। मैंने बहुत ही एक लाइन में आपको समझाया है कि ये सारी चीज़ें, एयर, वाटर, अर्थ, राइट, जो चीज़ें हम देख सकते हैं नहीं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जब करती हैं, एक इक्विलिब्रियम में इंटरेक्ट करती है, तब हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जीवन पैदा हुआ है। और जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी हम डिस्ट्रक्टिव चीज़ें करते हैं, तो ये इस इक्विलिब्रियम को, ये एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो शायद कोविड-19 एक गाया का यही एक वार्निंग सिग्नल हो, राइट। ये एक इमेजिनेशन है, बट वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। और ये जो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, क्वांटिटी के पीछे जो हम भाग रहे हैं, अल्टीमेटली इसमें हम फेल होंगे। तो ये जो एक सोच में बदलाव है, ये एजुकेशनल सिस्टम से ही आ सकता है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। एंड आई थिंक आई एग्री विद दिस आर्टिकल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आप इस आर्टिकल को डाउनलोड करें, इसको अपने पास रखें, ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वर्क वीज़ा। यूएसए ने टेम्पररली वर्क वीज़ा जो है इसको सस्पेंड कर दिया। इसमें H1B सबसे फेमस वीज़ा है। तो H1B, H2B, L1, J1, H4 वीज़ा, ये सारे वीज़ास जो हैं वर्क वीज़ास की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके ऊपर एक सस्पेंशन कर दिया है। तो पूरा साल जो है 24 जून 2020 से रेस्ट ऑफ द ईयर ये सस्पेंशन जो है वो चलेगा। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर भी ये सस्पेंशन जो है वो ऐसा ही रहेगा। यूएसए जो है उनके मींस मिस्टर ट्रंप जो हैं, उनकी एक पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। और बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं यूएसए में जो चाहते हैं कि अमेरिकन जॉब्स जो हैं वो अमेरिकन लोगों के पास ही रहें। ये फॉरेनर्स जो हैं वो बाहर से आते हैं और हमारी जॉब्स जो हैं वो छीन लेते हैं। एक्चुअली कोई आपकी जॉब्स छीन नहीं सकता, राइट, अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ कम हैं। देखिए, हम एक बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में जी रहे हैं। आज मुझसे कोई अगर बेटर होगा तो ही और शी विल रिप्लेस मी, सिंपल इज़ दैट, राइट। तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं मुझसे जो हो सकता है, मुझसे जो बेस्ट हो सकता है, वो मैं डिलीवर करूं। लेकिन एक और चीज़ है कि हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं पर जगह तो है ही इस दुनिया में। बहुत सारे लोग हैं, उनकी डिमांड्स आप देखिए, उनकी नीड्स देखिए, तो कहीं ना कुछ आप काम मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें जो हैं उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने फ़ायदे के बारे में भी सोची जाती हैं। तो अमेरिका फर्स्ट जो है वो मिस्टर ट्रंप के साथ काफ़ी सूट करती हैं, और इलेक्शंस जो हैं वो दूर नहीं है। तो उन सारे लोगों के लिए, वे सारे लोग जो इस पॉलिसी को, इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। भारत जैसा देश जो H1B वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई अप्लाई करता है तो वो है इंडियंस। तो इंडियन कंपनीज और ख़ास करके अमेरिका की भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी एक दुखद बात है। फॉर एग्जांपल, गूगल के CEO सुंदर पिचाई जो हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इमिग्रेंट्स ने ही इस देश को, इस अमेरिका को, जो एक इकोनॉमी है, जो एक सक्सेसफुल कंपनीज है, आप देख लीजिए वहाँ पर आपको इंडियंस, और सिर्फ इंडियंस नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग देखने को मिलते हैं। तो जब आप इनको रोकेंगे तो बेसिकली इकोनॉमी का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है वो आप बंद कर रहे हैं। और हो सकता है कि फॉर्च्यून 500 की जो दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनसे भी यही ट्वीट आया, यही उनका स्टैंड आया, तो मिस्टर ट्रंप के लिए और ज़्यादा खतरा, पॉलिटिकल खतरा बढ़ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम डियर फ्रेंड्स, ये जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है एक रिटायर्ड आर्मी के एक टॉप ऑफिसर ने। उन्होंने बताया कि 1962 की बात है, जब चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ, तब
चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वो मीन्स उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, 5:1 का कुछ रेशियो था, और वो यहाँ पर पहुँच गए और सारी चीज़ें हम ये युद्ध हार गए। उस टाइम पर हमारी एयरफोर्स जो है वो अटैक करने के लिए तैयार थी, और उस टाइम पर अगर हमने हमारा एयर पावर यूज़ किया होता तो चाइना जो हैं उनको हम धूल चटा सकते थे उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि एयरफोर्स का उपयोग करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, और हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, और इसी की वजह से चाइना जो है वो ये युद्ध जीत गया। लेटेस्ट जो चीज़ें हो रही हैं, या फिर अब तो जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, लेकिन आईएएफ के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में करंटली ये बताया जा रहा है, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का भी यही कहना है कि क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों तरफ से, क्वांटिटी और क्वालिटी में इंडियन एयरफोर्स जो है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। हमारे पास 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं, SU-30, फिर मिराज हैं, MiG-29 एक्सेट्रा, और उनके पास जो हैं वो थोड़े आउटडेटेड एयरक्राफ्ट हैं। ऑपरेशनल बेसिस की बात करें तो भी हमारे पास ज़्यादा अच्छे बेसिस हैं, जहाँ पर हमारी एयरफोर्स जो है वो मीन्स उनके रिसोर्सेज वहाँ पर हैं। और दो चिंता के विषय हैं भारत की एयरफोर्स के लिए, वो ये हैं कि उनके पास ये एयर डिफेंस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, S-300, S-400, HQ-9 सिस्टम। फिर उनके पास लॉन्ग रेंज एयर डिलीवर्ड क्रूज मिसाइल्स भी हैं, 500 से 3000 किलोमीटर तक का टारगेट जो है उनकी मिसाइल्स कर सकती है। ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एयरफोर्स जो है वो भारत की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एयरफोर्स जो है हमारी, उनके पास एक एरियल मोबिलिटी डिपार्टमेंट भी है। मीन्स ये जो एयरफोर्स का एरियल मोबिलिटी डिपार्टमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारे पास C-17s हैं और दूसरे ऐसे एयरक्राफ्ट है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, राइट, ट्रांसपोर्ट फ्लीट जिसको कहते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अगर हम करें तो लोगों को, जो हमारे ट्रूप्स हैं, उनको, आर्मी के जवान जो हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर फिर सामान पहुंचाना, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम फटाफट पहुंचा सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है। अफ़गानिस्तान में USA की आर्मी जो है उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टार्टिंग में वो वो फेल हुए, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि अपाचे का जो एक हाइट का एडवांटेज है, 12,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है, तो फिर ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो सेम चीज़ जो है हमारे पास भी अपाचे से हमने USA से ख़रीदे हैं, तो इनका इस्तेमाल भी, फायर पावर का इस्तेमाल हम लद्दाख में कर सकते हैं। आज तक पूरा जो ज़ोर है वो यहाँ पर LAC की जब भी बात आती है तब हमने ज़मीन के ऊपर ही ज़्यादा ज़ोर दिया है। एयर फोर्स या फिर एयर पावर को हमने इतना ज़्यादा एक इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, या फिर उसको हमारी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है तो हमारी एयरफोर्स बहुत ही पावरफुल है कंपेयर टू चाइनीज़ एयरफोर्स, तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उससे वो हम डरा भी सकते हैं, राइट, उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि लगभग 10 सालों में, या फिर 10 साल के थोड़े ज़्यादा समय में, 10-15 सालों में, चाइना की एयरफोर्स जो है वो हमारी एयरफोर्स से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में, मॉडर्नाइज करने में, और हमारे यहाँ पर बजटरी कट हो रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो है भारत की, वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स, वन ऑफ द बेस्ट नेवी, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को घिरे हुए दो दुश्मन हैं, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना, और बीच में हमारा देश है इंडिया, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, क्रॉप ऑफ आयरनीज। कोविड-19 की वजह से क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, और कुछ अच्छी बातें कोविड-19 की वजह से जो हुई हैं वो ये हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो एग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई कुछ जो बदलाव थे, रिफॉर्म्स जो थे, वो भी इंट्रोड्यूस करने में सरकार जो है वो मजबूर हो गई। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, इसमें ऐसा था कि कुछ क्रॉप्स जो हैं वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सरकार जब चाहे तब उनके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा सकती थी। तो इसकी वजह से सरकार मीन्स किसान जो हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी उनको ऐसा कोई ख़ास मौका नहीं मिला जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। फिर APMC में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप जो भी चीज़ें पैदा करें तो आपको APMC में बेचना है। तो इसमें मिडल मैन जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते थे, इसको भी बंद कर दिया गया है। बंद यानी कि इसके ऑप्शंस, ये जो पहले ऐसा था कि आपको सिर्फ APMC में बेचना है, अब ये चीज़ नहीं है।
फेयर प्राइसिंग, ई ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें की गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया है, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग को बढ़ावा दिया है, मार्केटिंग को और ज़्यादा किसानों के नज़दीक लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बदलाव जो हैं वो कोविड-19 की वजह से हमें देखने को मिले हैं। एक लंबे टाइम से इसकी आवश्यकता थी, लेकिन ये कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रही थी। उसके पीछे मेन रीज़न है क्योंकि किसान और ख़ास करके ये जो एपीएमसी और इनका एक लोकल पॉलिटिक्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता है। आपके एमएलएज और उनके जो लोग हैं वही एपीएमसी और इन सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो उनको खुश रखना, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ये सारे इश्यूज चल रहे थे एक लंबे टाइम से। हमारे देश का प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जो किसान चीज़ों को पैदा करता है, जो खाने पीने की चीज़ें पैदा करता है, जो ये मेक श्योर करता है कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, वही किसान जो हैं उनको, उस व्यक्ति को भूखा सोना पड़ता है। एक तरफ हमारे देश में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स हैं वो ओवरफ्लो हो रहे थे। बफर स्टॉक जो होना चाहिए, लेट्स से कि आपके बफर स्टॉक की लिमिट है कि 10 किलो तो आपके पास होना ही चाहिए, तो एफसीआई के पास 30 किलो जितना सामान था। और दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे प्यासे चल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। वे सारे शहर जिन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को अट्रैक्ट किया, वही शहरों ने, वही एम्प्लॉयर्स ने उनको वापस भेज दिया। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स, सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को मैंने खुद ने देखा है कि उन्होंने माइग्रेंट्स की मदद की है, उनको रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन माइग्रेंट्स में ऐसा होता है कि एक दो व्यक्ति वापस चले गए तो फिर बाद में दूसरे लोग भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी भी एक चीज़ हुई, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि उनको अपने हाल पर भी छोड़ दिया है। तो मिक्स रिजल्ट है, और कोई बुरा नहीं है और कोई अच्छा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में देखने को मिलती है। इतना बड़ा देश है हमारा। इट इज़ इक्वली एन आयरनी दैट द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड टू कंटेन कोविड-19। लॉकडाउन को कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए इम्पोज किया गया था, लेकिन अब माइग्रेंट जो सिटी में से गांव की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे गांव में से भी ये खबर आ रही है कि उनको वहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड, कुछ 2-3 सालों पहले इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब पता चला कि देखिए हमें इसकी आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है और कम लोग होते हैं, तो इसकी वजह से क्वालिटी डिस्कशन, और क्वालिटी मीन्स एक वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, इसके बारे में अगर किसी ने और इस एंगल से सोचा होता कि अगर डिज़ास्टर होता है तो क्या होगा, तो क्या इसका इस्तेमाल होगा, तो उस टाइम पर ही इसको अगर लॉन्च कर देते तो अच्छी बात होती। तो ऐसी हालत नहीं होती हमारे माइग्रेंट वर्कर्स की। एनीवे, हमारे देश में एक चीज़ है जो हम सब जानते हैं कि थियरी में हम बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हमारा देश जो है वो बहुत ही बुरा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोराटोरियम प्रोवाइड किया, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को ये कवर नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को कवर करेगा। राबी क्रॉप की फसल जो है, तो अनसीजनल रेन कई जगह पर हुई, टिड्डी का अटैक हुआ, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। एमएसपी की प्राइस, 14 ऐसी खारिफ आइटम्स हैं जिसकी एमएसपी बढ़ाई गई है, लेकिन मैन पावर की शॉर्टेज, वर्किंग कैपिटल नहीं है, मशीनरी नहीं है, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। तो इन सारी सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को जो फूड क्रॉप है वो ज़्यादा पैदा करने चाहिए। हम कैश क्रॉप के पीछे लग गए, तो इसमें किसानों को हमें एजुकेट करना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो मंत्रा दिया है गो लोकल, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि पूरी सप्लाई चेन जो है वो जितनी हम लोकल कर सके उतनी लोकल करना। फिर पीएम किसान जो है उसमें जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। टाइम पर जो सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो प्रोवाइड करना, और होलसेल प्राइस में प्रोवाइड करना। किसान रिटेल में ख़रीदता है और चीज़ों को होलसेल में बेचता है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट, ये प्रॉफिटेबल नहीं है ये तरीका। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव है, इसी प्रकार से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार की कोऑपरेटिव जो हैं, किसान एक साथ मिलकर चीज़ों को बेचेंगे, ख़रीदेंगे, स्टोर करेंगे, तो इससे उनकी ताकत जो है वो बढ़ेगी। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को सेलिब्रेट किया गया, और भारत का रैंक जो है वो बहुत ही ख़राब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक है 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज़, हमारा रैंक है 102, विच इज़ वेरी बैड। हमारे देश की 17% जीडीपी खेतीबाड़ी से मिलती है। हमारे देश के 50% जितनी पॉपुलेशन खेतीबाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी सिचुएशन कितनी ख़राब है, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन में इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम, अब जैसे जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहला जो आर्टिकल था कि होलिस्टिक तरीके से सोचें।
रिक कॉन्फ्रेंस हुई, रशिया इंडिया चाइना की ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए हमारे एस जयशंकर साहब ने ये बताया है कि सिर्फ चीज़ों बड़े कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना नहीं, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर ये इशारा था, और रिक जो हैं वो एक कोऑपरेट करेगा, मल्टीलैटरलिज्म, ये सारी चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बातचीत की गई। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वॉर 2 में भारत के कितने सारे जवानों ने कंट्रीब्यूट किया, 2.3 मिलियन सिटीजन्स जो थे वो थे, और बाकी के जो हैं वो वॉर प्रोडक्शन 14 मिलियन जितने लोग यहाँ पर बैठकर चीज़ों को पैदा कर रहे थे। तो भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत भी होना चाहिए। दिस इज जस्ट माई व्यू पॉइंट। फिर इंडिया और चाइना के बारे में बात करें तो एक काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है, और अब दोनों ने यह तय किया है कि ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में डिसएंगेज करेंगे दोनों, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 6 जून को भी ऐसा हुआ था, और 15 जून को उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। आई होप ऐसी चीज़ ना हो। आर्मी चीफ जो हैं जनरल एम नरवाने साहब, वो लेह पहुँचे और वहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल में गए, और उन्होंने जो इंजर्ड सोल्जर्स है गलवान के स्टैंड ऑफ के, तो उनके साथ एक मुलाकात की। आप सोचिए कि ये है हमारी इंडियन आर्मी का प्रोफेशनलिज्म। हमारे आर्मी के जो टॉप चीफ हैं, राइट, वो हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स गलवान स्टैंड ऑफ में थे, तो उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। ये इससे उनका कितना मोरल बूस्टअप होगा, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है, राइट। दिस इज जेन्यून आउट ऑफ आउट ऑफ लव, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म। अपने अपने जो एक लीडर जो हैं, उनकी ये एक क्वालिटी होती है कि वो ऐसे ही, मीन्स आपकी ऑफिस में कोई क्लीनर है, तो आप सोचें कि वो तो सिर्फ क्लीनर हैं, ऐसा एटीट्यूड रखने वाले हज़ारों लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत जो लीडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ क्लीनर नहीं है, वो एक डॉक्टर के बराबर हैं, कि हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है उसको नीट एंड टाइडी रखने का काम। तो भले ही उस व्यक्ति की सैलरी कम हो, लेकिन ही प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ऑफिस ख़राब होती, फॉर एग्जांपल यहाँ वहाँ कचरा होता, तो क्या वो प्रोडक्टिविटी होती? नहीं। तो दिस इज मीन्स एक लीडर जो है वो उनको होलिस्टिक तरीके से ऐसे सोचना चाहिए, और आई थिंक ये जो आर्मी का कल्चर है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मुझे पता नहीं दुनिया की दूसरी आर्मी में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन हमारी आर्मी में ऐसा होता है ना। आई फील सो प्राउड ऑफ इट। गवर्नमेंट ने ये बताया है कि कोविड-19 का जो रिकवरी रेट है ये 56.37% पहुंच गया है। पीएम केयर्स की बात करें तो पीएम केयर्स में ये बताया है कि 50,000 जितने वेंटिलेटर्स जो हैं वो मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स सप्लाई किए जाएंगे अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को। दूसरे आंकड़े जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिएगा आप। और आशा वर्कर्स ने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लोगों को कोविड-19 लॉकडाउन में घर में रहना और क्वारंटीन के लिए इनकरेज करना, ये सारी चीज़ें आशा वर्कर्स ने की है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यह तय किया है कि आशा वर्कर्स को जून और जुलाई के लिए 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम प्राइवेट और ख़ास करके एमएसएमईज़ के लिए जो हैं, तो इसमें 35,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो डिसबर्स किए गए, और 79,000 जितने लोन 79,000 करोड़ रुपीस जितने लोन्स जो हैं उसको सेंक्शन किया गया है। सेंक्शन करना यानी कि अप्रूवल देना, डिस्पर्स करना यानी कि पैसे दे देना। राजनाथ सिंह साहब रशिया में थे, और रशिया में वो आज 75th एनिवर्सरी परेड, विक्ट्री डे परेड समारोह में उपस्थित रहेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, और रशिया और इंडिया के डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में भी डिस्कशन होगी। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो और 2 टेररिस्ट को हंट डाउन किया गया है, और दुखद बात यह है कि इस ऑपरेशन में हमारे एक सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शहीद हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को ये बताया है कि आप अगर कोई दवाई, जो उन्होंने 2 दवाई बनाई थी, वो बाबा रामदेव का जो एक क्लेम था, तो जब तक ये मेडिकली प्रूव नहीं होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिनिस्ट्री ने मंगवाई है, तब तक आप इस चीज़ की एडवर्टीज़मेंट ना करें, ऐसा बताया है। और इस साल हज की यात्रा जो है वो नहीं हो पाएगी। सऊदी अरेबिया ने भी भारत को ये बताया है कि भारत से किसी भी मुसलमानों को आप मत भेजिए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे देश के मुसलमान भाई बहन हैं वो हज की यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। Anyway, that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.